Hello guys, my name is Hyder Ali and welcome to my channel Stats Info। आज की इस वीडियो में हम डीप लर्निंग क्लासीफायर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं स्टैट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो यूज़र या जो स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमने स्टैट पढ़ के सिर्फ टीचिंग ही करनी है और इसकी फील्ड ही यही है, ये टीचिंग में ही काम हो सकता है इसका, तो ये आपकी रॉन्ग थिंकिंग है। ठीक है, स्टैट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर इसको गूगल करें तो आपको ये सारी की सारी इसकी जो फील्ड्स हैं विकीपीडिया में शो हो रही हैं कि बायोस्टैट है, डाटा माइनिंग है, डाटा साइंस है, डेमोग्राफिक है, इकोनोमेट्रिक्स है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें स्टैट का यूज़ हो रहा है। बस हमें ये समझ नहीं और हमें पता नहीं कि ये किस तरह से यूज़ हो रही है। अपना माइंड सेट किया हुआ है कि बस टीचिंग ही करनी है। वो ये यूज़र के लिए एक मोटिवेशनल चीज़ थी कि जैसे कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, वैसे ही टीचिंग की फील्ड के अलावा बहुत सी और भी फील्ड्स हैं जिनमें स्टैट अप्लाई होती है। तो इन्हीं फील्ड्स में से एक फील्ड है स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में आप क्या करते हैं कि आप ग्रुपिंग करते हैं, क्लासेस बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, साइंस, इंडिकेशंस एट्सेट्रा। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि था डीप लर्निंग वाला। डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो मेन तीन ही हैं। एक तो है डीप न्यूरल नेटवर्क्स, दूसरा है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स और जो लास्ट वाला है वो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। तो इनमें से हम जो है हमारे पास डीप न्यूरल नेटवर्क उसको एसपीएसएस के ऊपर परफॉर्म करके देखते हैं कि उसमें किस तरह से इसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो इधर एसपीएसएस को ओपन कर लेते हैं। इधर मेरे पास एक फ़ाइल है बैंक लोन के रिलेटेड और ये उसके कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट है और इसको लेबल किस तरह से किया हुआ है, प्रीवियसली डिफ़ॉल्टेड। और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनमें एज इन ईयर्स, level of education, years with current employer, years at current address, household income in thousand, debit to income ratio, credit card debit in thousand, other debit in thousands। तो देखते हैं कि किस तरह से ANN यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को SPSS पे परफॉर्म किया जा सकता है। सबसे पहले एनालाइज, उसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स, मल्टीलेयर सेप्ट्रॉन, वेरिएबल्स ये मैंने पहले से इंपोर्ट किया हुआ था तो इसको रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने के बाद ऑल टैब्स, हमारा जो था डिपेंडेंट वेरिएबल वो था डिफ़ॉल्ट वाला, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल्स वाले में इंपोर्ट कर दें और बाकी सबको सिलेक्ट ऑल करके कोवेरिएट्स में। तो इसके बाद आपने आउटपुट के ऊपर क्लिक कर देना है। आउटपुट में कुछ चीज़ें जो हैं चेक हैं और कुछ जो चीज़ें हमारे पास अनचेक हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपने जो चेक बॉक्स है उनको चेक कर देना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये ROC कर्व भी बनाए मेरे डाटे का, तो मैं इसके ऊपर भी चेक कर दूंगा और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका इम्पोर्टेंस चार्ट उसके बारे में भी बताया तो इसके ऊपर भी चेक कर दूंगा मैं। इसके बाद आपने जो पार्टीशंस आर्किटेक्चर ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने सेट की होंगी, इसमें से किसी चीज़ को आपने टच नहीं करना, जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं वो रहने देनी है। तो इसके बाद आपने क्या कर देना है, ओके। तो फिर कुछ इस तरह से हमारे पास हमारा जो ANN है उसके रिज़ल्ट्स आउटपुट में शो हो जाएंगे। ये सारे के सारे जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास ANN के परफॉर्म किए हुए हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है केस प्रोसेसिंग समरी वाला। इसमें वो हमें बताएगा कि कितने परसेंट सैंपल्स जो हैं हमारे पास ट्रेनिंग के लिए यूज़ होंगे और कितने परसेंट सैंपल्स हमारे पास टेस्टिंग के लिए यूज़ होंगे। इसके बाद जो है वो है नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है, इसका नेटवर्क इस तरह से बनता है कि सबसे पहले इनपुट लेयर, इसके बाद हिडन लेयर और उसके बाद आउटपुट लेयर आ जाता है। इनपुट लेयर में हमारे पास क्या आते हैं, कोवेरिएट्स या हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद ये हिडन लेयर आ जाता है। हिडन लेयर कितनी है हमारे पास, इधर 1 है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन हिडन लेयर्स 1 कितनी है, 5 है। एक्टिवेशन फंक्शन उसने कौन सा यूज़ किया है, हाइपरबोलिक टेजेंट। इसके बाद वो आउटपुट के बारे में हमें बता देगा, उसमें भी जो एक्टिवेशन फंक्शन है ये सॉफ्ट मैक्स उसने यूज़ किया हुआ है। एरर फंक्शन कौन सा है, क्रॉस एंट्रोपी। इसके बाद जो हमारा जो टेबल आता है ये उसका स्ट्रक्चर भी बनाकर हमें दे दिया हुआ है। ये जो हमारे पास है इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर है और ये जो है हमारे पास ये आउटपुट लेयर होता है।
इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन वाले टेबल को देखना है। इसमें उसने ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा दोनों के बारे में बताया हुआ है कि कितने परसेंट एक्यूरेसी आई है हमारी ट्रेनिंग सैंपल्स में और कितने परसेंट हमारी एक्यूरेसी आई है टेस्टिंग सैंपल्स में। अगर ट्रेनिंग सैंपल्स की बात की जाए तो इसकी ओवरऑल एक्यूरेसी आई है 80.5% और जो टेस्टिंग डाटा है उसकी एक्यूरेसी कितनी आई, 81.2%। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आरओसी कर्व। इसमें उसने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बारे में बताया हुआ है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जितना ये 1 के क्लोज होगा उतना ही ये अच्छा होगा। नीचे आ जाता है हमारे पास एरिया अंडर कर्व। नो के लिए कितना है, 0.843 और यस के लिए क्या है, 0.843। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी मॉडल में कितनी परफॉर्मेंस है और वो क्या इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं। ये उनका नीचे ग्राफ भी है और ये उनका ऊपर टेबल भी शो कर रहा है। बेसिकली हम ये देखना चाह रहे थे कि बैंक वाले किसको लोन देते हैं और किसको लोन नहीं देते, कौन से वाला डिफ़ॉल्टर होगा और कौन से वाला पर्सन नॉन डिफ़ॉल्टर होगा। अब जो हमने मॉडल परफॉर्म किया है उसमें जो 100% परफॉर्मेंस शो कर रहा है वो कौन सा है, ईयर्स विद करंट एम्प्लॉयर। उसके बाद कौन सा है, क्रेडिट कार्ड डेबिट इन थाउजेंड्स। और उसके बाद क्या कर रहा है ये 71.3 वाला डेबिट टू इनकम रेशियो मल्टीप्लाई 100। और उसके बाद क्या है, ईयर्स एट करंट एड्रेस। तो इसी तरह से बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं जिनमें एज इन ईयर्स जो कि 11.7% इंपॉर्टेंस शो कर रहा है और लेवल ऑफ एजुकेशन 10.2% शो कर रहा है। जो सबसे कम इंपॉर्टेंस शो कर रहा है वो यही शो कर रहा है, लेवल ऑफ एजुकेशन वेरिएबल हमारे पास। और नीचे इन्हीं वेरिएबल्स का ये इंपॉर्टेंस चार्ट बना हुआ है। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि किस तरह से ANN को SPSS के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। थैंक यू सो मच।